भगवान बुद्ध ने शिक्षा के लिए मेडिटेशन यानी कि विपश्यना के साथ साथ कुछ और बिंदु दिए। उन बिंदुओं में शामिल किया गया कि आपको अध्ययन भी करना है, आपको भ्रमण भी करना है और आपको नैतिकता और विजडम का विकास भी करना है। बिना विजडम का विकास किए हुए आपका व्यक्तित्व पूर्ण नहीं हो सकता। कालाम सूत्र में उन्होंने साफ साफ स्वतंत्रता दी पूरी दुनिया को कि अगर समस्याएं सामने आए और उनके सॉल्यूशन सामने आए, तथ्य सामने आए, तो कौन से तथ्य को माने। ये शिक्षक के सामने बहुत बड़ा सॉल्यूशन है कालाम सूत्र। वो सॉल्यूशन बताता कि नहीं, जो किताब में लिखा है वो ही सत्य नहीं है। जो टीचर ने बताया अकेले वही सत्य नहीं है। जो कोई तर्कवान व्यक्ति बता रहा है जोर जोर से चिल्ला करके, कोई राजा बता रहा है, कोई इतिहास बता रहा है, कोई आकर्षक व्यक्ति बता रहा है, वो भी सत्य नहीं है। सही तथ्य वही है, सही सत्य वही है जो अनुभवों के ऊपर आधारित है, जो श्रेष्ठ जनों के द्वारा अनुभव किया गया हो, माना गया हो, उसको प्रशंसित किया गया हो, वही आपको अपनाना है। ये बात, ये पैमाना ना सिर्फ शिक्षक को, ये पैमाना हर विद्यार्थी को समझना होगा। आखिर ऐसी शिक्षा का विकास इस देश में क्यों नहीं हो पाया? सब लोग सुन पा रहे हैं? मैं थोड़ा सा गंभीर बातें करता हूं, थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। भाषा मेरी क्लिष्ट हो सकती है, लेकिन मैं कई बार मुझे लगता है कि इतनी क्लिष्ट भाषा का यूज नहीं करना चाहिए। क्यों इस देश के अंदर प्रैग्मेटिक एजुकेशन का विकास क्यों नहीं हो पाया? विकास इसलिए नहीं हुआ कि यहां पर धर्म के ठेकेदारों ने एक कंसेप्ट बनाया, मिलेज कंसेप्ट। मिलेज कंसेप्ट जो ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत है, भ्रमण करना, पर्यटन करना, दूसरों से सीखना, दूसरों को सिखा करके आना, घूम फिर करके, उस पर बैन लगाता है मिलेज। और दूसरी संस्कृतियों को अपने से कम तरह आंकने की ट्रेनिंग देता है, उनकी हंसी उड़ाने की, उनको गलत मानने की, उनको बहिष्कार करने का प्रशिक्षण देता है। उनको कोई सहयोग मत करो, अगर वो बाहर चले गए तो जब वापस आएंगे तो उनका शुद्धिकरण करो। शुद्धिकरण कैसे किया जाता है ये एक अलग टॉपिक है, विचलन नहीं चाहते हम, शिक्षा पर ही बात करें। पूरी तरह से मिलेज कंसेप्ट ने उसको इस हद तक प्रैग्मेटिक अप्रोच को खत्म किया कि जब अलबरूनी इस देश के अंदर आया 10वीं 11वीं शताब्दी में, तो उसने ये हाल देखा और लिखा अपनी किताब में कि यहां के लोग ये समझते हैं कि इनके जैसे राजा कहीं नहीं, इनके जैसे वैज्ञानिक कहीं नहीं, इनके जैसा धर्म कहीं नहीं, इनके जैसा दर्शन कहीं नहीं। ये बहुत इंटेलिजेंट तो है लेकिन हठी है, कुछ सीखना नहीं चाहते। क्यों सीखना नहीं चाहते? उनको डर था कि कहीं बाहर से आकर लोग यहां ये ना बताने लगे कि बाहर वर्ण व्यवस्था नहीं है, बाहर महिलाओं को गुलाम नहीं बनाया जाता, बाहर छुआछूत नहीं है, बाहर इस तरह का अत्याचार नहीं होता, लोगों को असुरक्षा की भावना दो कि अगर हम बाहर गए, कुछ सीख आए, यहां बता दिया
जो लोग जाते थे अपना व्यापार करके आते थे, अपने व्यापारियों से मिले और कुछ नहीं करते। बाहर से जो आक्रांता आए उनको लगा कि यहां वर्ण व्यवस्था में हाथ मत डालना, कहीं ऐसा ना हो कि दिक्कत हो। शक आए, हूण आए, कुषाण आए, सीथियन, तुर्क आए, मुगल्स आए, पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए। अंग्रेजों के जमाने में मीडिया आ गया, प्रेस का विकास हुआ, लोगों ने एक दूसरे की समस्याओं को समझा, कुछ लोग विदेश पढ़ने चले गए, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले जैसे लोग आगे आए और एक 1813 के चार्टर एक्ट का लाभ हुआ। उस चार्टर एक्ट में बताया गया कि हाँ, यहां के लोगों को शिक्षित किया जाए, उसके लिए पैसा अलग से दो। उससे पहले जो शिक्षा का उद्देश्य था वो था कि आदमी और ईश्वर के बीच के संबंध को कैसे रेगुलेट किया जाए, इसको बताना उद्देश्य है। लेकिन लॉर्ड बेबिंगटन मैकाले ने, जिसकी बुराई यहां के शिक्षाविद, अब जो बताने जा रहा हूं इसको चाहो तो नोट कर लेना या याद कर लेना। मैकाले की शिक्षा नीति को पानी पी पी करके गाली देते हैं कि मैकाले ने बहुत बुरा किया। मैकाले का अगर एक स्टेटमेंट सुन लें जो हाउस ऑफ कॉमन्स में इंग्लैंड में उसने बोला था, वो स्टेटमेंट ये था कि जो शिक्षा हम भारत में इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं, उस शिक्षा के बाद ये संभव है कि भारत के लोग हमारे यहां की तरह संस्थाओं की मांग करेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट की मांग करेंगे, वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की मांग करेंगे, वो राइट टू वोट की मांग करेंगे, बहुत सारी चीजों की मांग करेंगे जो हमारे पास है। लेकिन अगर ऐसा कभी हुआ इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, तो जो भारत विदेश है, ब्रिटिश है, वो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक बहुत बड़े गौरव का दिन होगा। एक तो वो सोच जो पढ़ाई लिखाई को सीमित करती है अपने परिवार, अपनी बिरादरी के अंदर, और एक वो सोच जो 7 समुद्र पार भाषण देता है कि वो दिन गर्व का दिन होगा जिस दिन इस देश के लोग उसी तरह की संस्थाएं मांगेंगे जो संस्थाएं उनके पास थी। उस व्यक्ति को गाली देने वाले लोग कितने ज्यादा हठी हैं और कितने ज्यादा भ्रष्ट है मानसिकता की। और ये भ्रष्ट मानसिकता उनकी जहां भी जिस भी संस्था में जब भी बैठेंगे वो दिखाई देती है कि वो आज भी मैरिज कंसेप्ट को, वर्ण व्यवस्था को पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। चाहे वो टीचर हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे किसी भी नौकरी, किसी भी संस्था में, किसी भी पद पर बैठ कर चले जाए। लोकतंत्र की स्थापना हुई, संविधानवाद आया, संविधान के आलोक में बहुत से अधिकार मिले, लेकिन दूसरी जो उनके अधिकारों पर कुठाराघात करने का जो षड्यंत्र वो लगातार जारी है, जारी। कोई अखबार, कोई महीना नहीं जाता जिस दिन लोगों को संघर्ष न करना पड़ता। शिक्षा का जो उद्देश्य था कि हम इस देश को दंगा विहीन करेंगे, इस देश को सांप्रदायिकता विहीन करेंगे, इस देश के अंदर बराबरी आएगी, समतामूलक समाज बनेगा, जो बुद्ध से शुरू हुआ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को ने उसको लिखित रूप दिया, लेकिन उसके खिलाफ बार बार एक्सपेरिमेंट करते हैं लोग। बार आपकी परीक्षा होती है, रोज परीक्षा देनी पड़ती है हमें। पूरी दुनिया के अंदर कोई आतंकवादी घटनाओं की संख्या इतनी नहीं है जितनी इस देश के अंदर 126 घटनाएं रोज। कोई रिकॉर्ड देखिए, एनसीआरबी का रिकॉर्ड है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, 126 घटनाएं पूरे साल में नहीं होती आतंकवादी घटनाओं। क्या जातिवाद से बड़ा आतंकवाद है?
क्या हम शिक्षा के उद्देश्य को पूरा कर पा रहे हैं? जो एम्पावरमेंट है, कुछ उन लोगों की भी गलती है जो कमजोर समाज से निकल करके आते हैं, सशक्तिकरण को ठीक से समझ ही नहीं पाते। क्या है सशक्तिकरण? मैं बहुत बार शिक्षा केंद्रों में जाकर कहता हूं कि अपने विद्यार्थियों को बताएं, और मैं चाहता भी हूं कि हमारे विद्यार्थी सामने से आवाज लगाएं कि हम हिंदी में आपका भाषण नहीं सुनेंगे, हम अंग्रेजी में आपका भाषण सुनेंगे। लेकिन ये आवाज क्रिश्चियंस के मॉन्टेसरी स्कूल में तो आती है, हमारे डिग्री कॉलेज में क्यों नहीं आती? हमारी यूनिवर्सिटीज में क्यों नहीं आती? मैं BHU में इंग्लिश डिपार्टमेंट में इंग्लिश में स्पीच दे रहा था, पीछे से एक इंग्लिश के प्रोफेसर आए, बोले थोड़ा सा हिंदी में बोल दीजिए। इससे बड़ी शर्म की बात है? जब आप गणित पढ़ सकते हैं, आप हिंदी संस्कृत सब पढ़ सकते हैं, तो आज एम्पावरमेंट के लिए देखो तो सही कौन सी एजुकेशन लेंगे आप? आज स्टेम एजुकेशन का जमाना है। आप शिक्षक हैं और आपके साथ विद्यार्थी बैठे हैं, उनके माँ बाप भी बैठे हैं, तीनों को समझाऊंगा। पहले स्टेम एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, लॉ, अंग्रेजी, टेक्नोलॉजी, ये शिक्षाएं, इकोनॉमिक्स जैसी शिक्षा ये आपको लेनी पड़ेगी। बाकी आंचलिक भाषाओं में हमें बाद में करते रहना, लेकिन अगर आपने ये स्टेमल एजुकेशन नहीं ली तो निश्चित रूप से वो जो 126 अपराध कम नहीं होगी। जिस दिन आप पत्रकारिता पढ़ लेते हैं, जिस दिन आप वकील हो जाते हैं, उस दिन किसी की जरूरत नहीं होती कि आपके खिलाफ आंख उठाकर देखे। हमने तो अभियान चलवाया था कि एक परिवार में एक वकील जरूर। IAS IPS तो रिटायर हो जाएंगे, वकील रिटायर नहीं होता। वकील एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा स्रोत है, बहुत बड़ा साधन है। हमारे परिवारों को, शिक्षकों को आपस में एक दूसरे को सहयोग करना होगा। हमारे पास बहुत बड़ी परंपराएं हैं और बहुत से अनुभव हैं आप, लेकिन उन अनुभवों को नहीं देख करके चमत्कारों को देखते हैं। कोई भी परिवार, मैं चाहे अपने गांव, मेरे गांव के कई लोग बैठे हैं, रूपराम जी बैठे हैं, देवेंद्र जी बैठे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने पंचशील का पालन किया था और शिक्षा अर्जित की। एक ने 6-7 विषय में MA कर रखा है, 250-300 MLA छोटे से गांव हुआ है जो LLB किए हुए हैं। इतने सारे LLB वाले एक ही गांव में। वजह क्या है? इन लोगों के परिवार में पंचशील का पालन हुआ। जिस व्यक्ति ने, जिस परिवार ने, जिस समूह ने, सामाजिक समूह ने पंचशील को अपना लिया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत मेहनत के बाद ये आपको दी, उसी परिवार का उतना ही विकास हुआ है जितना उसने पंचशील अपनाया, जितना 3 का अपनाया। और जहां अपनाना छोड़ दिया अगली पीढ़ी में, तो तीसरी पीढ़ी फिर वापस वहीं आ गई जहां से चले थे। आपका स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी तो शिक्षा से ही आएगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खोजे हुए अभिजीत बनर्जी, उनकी वाइफ एस्टर डफलो ने खोज की, और यहां तक खोज की कि शिक्षा के क्षेत्र में और कमाई के क्षेत्र में वही लोग आगे आए जिन्होंने स्वास्थ्य की शिक्षा ली। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वही आगे आए जिनकी हेल्थ ठीक थी। ये स्वास्थ्य की शिक्षा भी आपको स्कूलों में और माँ बाप को देनी पड़ेगी बच्चों को। ये नहीं कि बच्चों को लगातार तनाव दिए जा रहे हैं। आपके परिवार के अंदर लोग देखते हैं कि ये कौन से आइकन बना रहे हैं, कौन से आइकन अपनाएगा।